नमस्कार दोस्तों। तो आज 8 जुलाई है और दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो चलिए आज के करंट अफेयर हम देखते हैं क्या क्या आज के करंट अफेयर हैं। तो जैसे लास्ट जो करंट अफेयर में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि इन दो स्टेटमेंट दिए गए हैं डिजी लॉकर से रिलेटेड। पहला है इट इज़ डिजिटल लॉकर सिस्टम ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। सेकेंड स्टेटमेंट है इट अलाउज यू टू एक्सेस योर ई डॉक्यूमेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ योर फिजिकल लोकेशन। तो इन दोनों ऑप्शंस में से स्टेटमेंट्स में से दोनों स्टेटमेंट सही हैं, जिसके वजह से बोथ ए एंड बी ऑप्शन जो होगा वो राइट होगा, क्योंकि ये दोनों फंक्शन है वो डिजी लॉकर का है। तो चलिए आज का करंट अफेयर देखते हैं। सीक्वेंस में पहला है कि यूनाइटेड किंगडम के जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं कायर स्टामर, उससे रिलेटेड है। अब हम डायरेक्टली यूके के पॉलिटिक्स में ना जाके एक इंडिया और यूके का कंपैरिजन करेंगे कि वहाँ की पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसी है और इंडिया की पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसी है। एक जो मेजर डिफरेंस होता है, यूके का एक मोनार्कियल पार्लियामेंट्री सिस्टम है और इंडिया का एक रिपब्लिक पार्लियामेंट्री सिस्टम है। कहने का मतलब है इंडिया का जो हेड ऑफ़ द स्टेट होगा वो क्या होगा, वो इलेक्टेड होगा, और यूके का जो हेड ऑफ़ द स्टेट यानी जो वहाँ का जैसे इंडिया में क्या है प्रेसिडेंट हैं, वो प्रेसिडेंट हेड ऑफ़ द स्टेट होते हैं। तो वो क्या होता है, वो इलेक्टेड होते हैं, वो नॉमिनेटेड या वो सिलेक्टेड या वो एक सेट ऑफ पैटर्न के थ्रू नहीं जाते हैं। जबकि यूके का क्या होता है, यूके का जो हेड ऑफ़ द स्टेट यानी जो वहाँ के मोनार्क होता है वो एक मोनार्की के थ्रू आता है, यानी वो एक हेरिडेटरी है, लोग उसे इलेक्ट करके नहीं भेजते हैं। तो यहाँ से इसलिए ये मोनार्कियल पार्लियामेंट्री सिस्टम है, ये बेसिक डिफरेंस है। उसके अलावा पहला हम देखते हैं कि वोटर्स की एलिजिबिलिटी क्या है इंडिया में। इंडिया में क्या है 18+ कोई भी होगा जो इंडिया का सिटीज़न होगा वो वोट दे सकता है, 18 या 18+। 1989 से पहले 21+ यानी अगर जो आप 21 साल से ऊपर हैं तभी आप वोट दे सकते थे। पर 1989 में एक अमेंडमेंट लाया गया जिसके बाद आप 18 ईयर प्लस रहेंगे तो भी दे सकते हैं। उसके अलावा दूसरा जो है वो है मेंबर ऑफ द अपर हाउस और लोअर हाउस। लोअर हाउस तो ऑब्वियसली इलेक्ट करता है, लेकिन अपर हाउस के मेंबर यानी राज्यसभा के मेंबर भी वोट कर सकते हैं। वहीं अगर यूके में देखा जाए तो 18 ईयर्स या उससे अबव यूके का सिटीज़न होना चाहिए, और या सिटीज़न ऑफ रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, आयरलैंड के लोग भी दे सकते हैं, या कोई भी कॉमनवेल्थ का जो सिटीज़न होता है वो वोट दे सकता है। इसके साथ साथ ही एक जो डिफरेंस है इंडिया और यूके में वो है कि मेंबर ऑफ अपर हाउस यहाँ पे वोट नहीं दे सकते यूके में, यानी इसमें जो लोअर हाउस के मेंबर हैं और बाकी जो सिटीज़न हैं वही सिर्फ वोट दे सकते हैं। वोटिंग प्रोसेस के बीच बारे में देखते हैं कि यहाँ इंडिया में क्या होता है, ईवीएम के थ्रू होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो आप देखते हो, इस पर एक बटन दबाना रहता है, उसके बाद आपको अपनी वोट कास्ट कर सकते हो। वहीं जो यूके में होता है वो होता है कि वो पोस्टल बैलेट के थ्रू जाते हैं। जैसे भारत में जब आज़ादी हुई थी तो इस इनिशियल टाइम में वो पोस्टल बैलेट यानी एक पेपर के थ्रू उस पर सिंबल लगा होता है, तो उस स्टैम्प लगा के उसको अपलोड डालना रहता है। तो इन वहाँ पे पोस्टल बैलेट के थ्रू होता है। ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का जो ऑफिस है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस्टेब्लिश है। दूसरा पीएम जो होगा वो या तो राज्यसभा से होगा या लोकसभा से होगा, या अगर इन दोनों हाउसेस से नहीं है तो वो 6 महीने के अंदर एमपी बनना चाहिए वो किसी हाउस से, या तो राज्यसभा या लोकसभा। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है प्रेसिडेंट अपॉइंट्स प्राइम मिनिस्टर, यानी इंडिया में जो इलेक्टेड हेड ऑफ़ द स्टेट होता है प्रेसिडेंट वो अपॉइंट करता है प्राइम मिनिस्टर को। वहीं यूके में क्या होता है, वो क्योंकि वहाँ पे कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो एक कन्वेंशन के बेसिस पे उसके ऑफिस को प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को माना जाता है। दूसरा एक जो बहुत मेजर डिफरेंस है कि जैसे इंडिया में पीएम जो होता है वो किसी हाउस से हो सकता है, राज्यसभा से भी हो सकता है, लोकसभा से भी हो सकता है, लेकिन यूके में पीएम सिर्फ लोअर हाउस से हो सकता है, यानी लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट।
दूसरा कि पीएम मस्ट बी और अबाउट टू बिकम एन एमपी, यानी कहने का मतलब है या तो पीएम जो होगा वो तो लोकसभा का मेंबर होगा, या तो वो एमपी बनने वाला हो या बन चुका हो। तो दो चीज़ होनी चाहिए, ये दोनों क्राइटेरिया अगर फिलफिल नहीं होता तो वो पीएम नहीं बन सकता। उसके अलावा जैसे इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, वैसे वहाँ पे मोनार्क अपॉइंट करता है। और पीएम एज अ फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी, यानी फाइनेंस का डिपार्टमेंट शायद पीएम के पास ही हो, या फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द ट्रेजरी बोला जाता है। अब ओथ की बात देखते हैं, ओथ से रिलेटेड जैसे मेंबर ऑफ द बोथ हाउस, ओथ ऑफ एलिजेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी गोपनीयता का जो शपथ होता है वो दोनों हाउस लेते हैं, अपर हाउस भी लोअर हाउस भी। और ओथ का जो जिक्र है वो है थर्ड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी इसी के अकॉर्डिंग ओथ ली जाती है। अब यूके में क्या है, यूके में भी वही सिस्टम है, बोथ दोनों हाउस लेते हैं ओथ ऑफ एलिजेंस टू द क्राउन। अब डिफरेंस क्या है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ ली जाती है, यहाँ पे क्राउन की शपथ ली जाती है, यानी एक मोनार्कियल फॉर्म दिखा रहा है कि अभी भी यहाँ वो मोनार्की को कंटिन्यू कर रहे हैं। दूसरा ओथ जो इनका बेस्ड है वो है प्रॉमिसरी ओथ एक्ट ऑफ 1868 और ओथ एक्ट ऑफ 1978, तो इसके बेसिस पे वो ओथ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा जो इसी सीक्वेंस में है एससीओ समिट इन कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में एससीओ समिट हुआ है, पहले देखते हैं एससीओ क्या है। जैसे अभी ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर गए थे कजाकिस्तान में एससीओ समिट के। एससीओ क्या होता है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट। ये क्या है, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है किसका, यूनाइटेड नेशन का। किससे रिलेटेड, पॉलिटिकल अफेयर्स, पीस, सिक्योरिटी से रिलेटेड ये सारी चीज़ों को डील करता है। अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में। चाइना का कैपिटल है बीजिंग, वहाँ पे है। मेंबर ऑफ द एससीओ हम देख लेते हैं, 8 मेंबर हैं इंक्लूडिंग चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, ईरान, ये सारे मेंबर्स हैं एससीओ के, डायरेक्ट मेंबर्स हैं। इसके अलावा कुछ ऑब्जर्वर्स भी हैं, जैसे अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया, इसके ऑब्जर्वर्स हैं, ये बाहर के ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को। इसके साथ साथ कुछ डायलॉग पार्टनर्स भी हैं, जैसे अजरबैजान, आर्मेनिया, इजिप्ट, कतर, टर्की, सऊदी अरब, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका। तो ये सारे क्या हैं, डायलॉग पार्टनर्स हैं एससीओ के। अभी रिसेंट में 16 फाइनेंस कमीशन ने अपने रिपोर्ट सबमिट की है, तो उससे रिलेटेड हम देखते हैं कि क्या क्या हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। पहली बात, फाइनेंस कमीशन क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, किसके अंदर इस्टेब्लिश हुई है, आर्टिकल 280 के अंदर इस्टेब्लिश हुई है। और इसका जो प्राइमरी फंक्शन है वो क्या है, फेडरलिज्म को मेंटेन करना है, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है इसके बीच में रिसोर्सेज का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको ये क्या करती है, उसको ये गवर्न करती है। इसके साथ साथ जो 15th फाइनेंस कमीशन था वो 27 नवंबर 2017 को कॉन्स्टिट्यूट होता, और इसने रिकमेंड क्या थी कि रिकमेंडेशन कवरिंग 6 ईयर फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, और इसके रिकमेंडेशन को 6 साल तक चलाया गया था। अब स्ट्रक्चर के बारे में हम देखते हैं कि जो फाइनेंस कमीशन का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि इसमें एक चेयरमैन होते हैं और 4 मेंबर होते हैं जो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाते हैं। ड्यूरेशन क्या होता है, ड्यूरेशन स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट डिफाइन करता है कि इसकी ड्यूरेशन क्या होगी, और इसके जो मेंबर्स होंगे वो रीअपॉइंट हो सकते हैं। जैसे चेयरमैन को प्रेसिडेंट चाहता है तो वो दोबारा रीअपॉइंट कर सकता है उसके बाकी 4 मेंबर्स को। और क्वालिफिकेशन क्या होता है, जैसे चेयरमैन जो होगा वो एक्सपीरियंस इन पब्लिक अफेयर होगा, यानी कोई भी पब्लिक अफेयर के एक्सपीरियंस, जो कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनके अंडर जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनको अपॉइंट किया जा सकता है। और बाकी जो मेंबर्स हैं 4 मेंबर जो होते हैं उनको या तो वो हाई कोर्ट के जज होने चाहिए, या क्वालिफाइड इंडिविजुअल, या फाइनेंस या अकाउंटिंग एक्सपर्ट, या एक्सपीरियंशियल इन फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन या इकोनॉमिस्ट, इस फील्ड में अगर जो हो तो वो आसानी से उसमें उसको अपॉइंट किया जा सकता है। उसके अलावा इसका फंक्शन क्या है, टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन, किसके किसी बीच में, स्टेट और सेंटर के बीच में, कि टैक्स का कितना पोर्शन स्टेट के पास जाएगा, कितना पोर्शन
सेंटर के पास रहेगा। ग्रांट्स इन एड यानी ये एडवाइस करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो कैसे ग्रांट्स स्टेट को दे। उसके अलावा स्टेट फंड्स की मेज़र करता है कि किस स्टेट को कितना फ़ंड देना है, किस स्टेट के पंचायत को कितना फ़ंड होना चाहिए, म्यूनिसिपालिटीज़ को किसके कितना फ़ंड होना चाहिए उनके पास, या इसके अलावा कुछ अदर मैटर्स भी डिस्कस करता है जो प्रेसिडेंट उनको रेफ़र करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एक पोर्टल SBI ने लॉन्च किया जिसे हम MSME साहस बोल रहे हैं। अभी देखते हैं इसमें क्या क्या डिटेल्स है। SBI ने एक वेब बेस्ड डिजिटल बिजनेस लोन सोल्यूशन निकाला है MSME के लिए। MSME क्या होता है? माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइज। तो ऐसे बिजनेस जो बहुत छोटे हैं बिजनेस हैं उनके लिए एक एंड टू एंड डिजिटल इनवॉइस फाइनेंसिंग स्टार्ट की है। यानी आप डिजिटल पोर्टल पे जाके वहाँ से लोन आप ले सकते हैं। उस पोर्टल का नाम है MSME साहस। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि लोन को इतना ज़्यादा एप्लीकेबल बना दिया जाए ताकि जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस होता है वहाँ पे बैंक में जाके वो ना हो, बहुत मिनिमम टाइम में बैंक लोन ऑफ़र कर दे। उसके लिए 15 मिनट मैक्सिमम या विदाउट म्यूचुअल इंटरवेंशन, किसी बिना डायरेक्ट फेस टू फेस बात किए हुए आप आराम से इसके पोर्टल से जाके जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है सबमिट करके आप लोन क्रेडिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ही इसमें एक जो बेसिक डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है GST, बैंक स्टेटमेंट और फिर क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, इन 3-4 डॉक्यूमेंट्स को देके आप इजीली लोन निकाल सकते हैं। द सोल्यूशन इस डिज़ाइन, जैसे मैंने पहले बताया कि इफ़िशिएंट एड्रेस वर्किंग ऑफ द कैपिटल, यानी जो MSME के पास एक इफ़िशिएंट यानी एक वर्क फ्लो मेंटेन रखने के लिए जो कैपिटल की ज़रूरत है और वो एक इजी टाइम में मिल सके उन्हें, इसीलिए क्या इसका फ्रेमवर्क बनाया गया जो GST के हेल्प से क्रिएट किया। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे देखते हैं कि 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। पहला स्टेटमेंट ये है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इज ए प्योरली इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा स्टेटमेंट है, चाइना एंड रशिया आर मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे रिलेटेड 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप कमेंट करके इस ऑप्शन को बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। और इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद। और अगर जो एक चीज़ और, अगर जो आपको इस वीडियो का PDF या ये PPT चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।